नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं गॉस का नियम, वो भी कूलाम विधि से, यानी कूलाम के नियम से। गॉस के नियम को हम देखेंगे दोस्तों, वो भी किसके नियम से? कूलाम के नियम से। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर ये गॉस थे कौन, या गॉस थे कौन। तो दोस्तों याद रखिएगा, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल फ्रेडरिच गाउस। जी हाँ दोस्तों, कार्ल फ्रेडरिच गाउस। इन्होंने ही एक फ्लक्स को लेके एक नियम दिया था, जिसे आगे जाकर गाउस का नियम के नाम से फेमस किया गया। दोस्तों वास्तव में गाउस ने क्या नियम दिया था, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप समझिए। देखिए, जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, हम उसे कल्पना के आधार पर मानते हैं कि वो तीर के निशान जैसी दिखती हैं। तो इनके समूह को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब ये विद्युत फ्लक्स अगर कहीं से गुजरती हैं तो कुछ आवेश या जनरेट होता है, या कुछ आवेश होता है, वहां से गुजरती हैं। तो इन्होंने, गॉस ने कहा कि अगर कोई विद्युत बल रेखा किसी ऐसे पृष्ठ से गुजरे जो कि बंद हो, तो उसके अंदर उपस्थित आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना वह विद्युत फ्लक्स होगा। अर्थ साफ है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद सतह के अंदर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। दोस्तों जो हमने बोला, अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के ऊपर देखिए भैया, डबल सी यानी कैप्शन आता है, उसे ऑन कर लीजिए। सब आपको यहाँ पे बगल में लिखा यूट्यूब ने इतनी फैसिलिटी दे के रखी है, आप भैया यूज करिए। हाँ भैया, यूट्यूब देखिए दो चीजों पर यूज किया जा सकता है ना, कर सकते हैं, एक अच्छे के लिए एक बुरे के लिए। आप जैसा यूज करना चाहेंगे वो ऐसा यूज करेंगे। जैसे माँ बाप होते हैं, आप समझते हैं बात की। अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो आपको फोन करके वो कहते हैं कि बेटा तुम कहाँ हो। वास्तव में वो ये नहीं पूछना चाहते कि बेटा तुम कहाँ हो, उन्हें फिक्र होती है आपकी, इसीलिए वो आपका पता पूछते हैं। याद रखिएगा इस बात को। तो इसी तरीके से ये भी है कि भैया वो फोन करके जिस तरीके से क्या कर रहे हैं, वो पता पूछे आपको लग रहा है, परंतु आज के बच्चे ऐसे ही कर रहे हैं। यूट्यूब पर क्या करते हैं, उल्टा सीधा वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद आप खुद ही जानते हैं, अच्छा वीडियो भी है हम लोगों का भैया, वो देखो। ठीक, तो याद रखिएगा गॉस का नियम अब पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि एक बंद सतह लेनी है। हमने एक बंद सतह, मान लीजिए हमने एक बंद सतह ले ली, ये एक बंद सतह है, क्लोज सरफेस है। इन्होंने कहा कि इस पर से गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत बल रेखाएं इसके अंदर उपस्थित आवेश के, मान लेते हैं भैया ये आवेश Q है, जो कि बिंदु O पर है। ठीक, और कूलाम के नियम से हमें देखना है एकदम साफ। तो हम मान लेते हैं बच्चे कि यहां से R दूरी पर, ध्यान दीजिएगा, यहां से हम मान लेते हैं कि R दूरी पर एक बिंदु है भैया, जो कि बिंदु है P। एक बिंदु हम मान लेते हैं कि ये R दूरी पर क्या है भैया, P बिंदु है। एकदम सही, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझिएगा, अब यहां से हम मान लेते हैं कि ये एक अल्प, देखिए ये पूरा सरफेस S कहलाएगा, पूरा सरफेस। तो एक छोटा सा सरफेस हम मान लेते हैं, जिसे हम क्या बोल देते हैं दोस्तों, यहां पर हम इसे यहां पर ds का नाम दे देते हैं। हम यहां पर ds का नाम इसे दे देते हैं। एक छोटा सा अल्प सा हमने जो है सरफेस लिया, तो हमने इसे ds का नाम दे दिया। एकदम अच्छे से समझिएगा। उसके बाद आप समझिएगा बच्चे कि यहां से हमने इसके कोने को यहां से मिलाया, और इसको भी हमने यहां से मिलाया, जिसके कारण यहां पे एक घनीय अंतरित कोण उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहेंगे, डी ओमेगा। तो इसे हम डी ओमेगा के नाम से जानते हैं। कोई शक, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझिए, अगर ये प्लस क्यू आवेश है, यदि ये प्लस क्यू आवेश है, तो आपका जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो किधर होगी? सीधी बात, इसी साइड में आपका विद्युत क्षेत्र की दिशा भी हो जाती है। और अगर आप देखिए तो आपके अल्पांश की जो दिशा है, वो जो आपके सरफेस की दिशा होगी, जो आपकी सतह की दिशा होगी, जो क्षेत्रफल की दिशा होगी, वो भी इधर ही होगी। यानी दोनों एक साइड में होने की वजह से यहाँ पे जो हमारा थीटा आएगा दोस्तों, वो कितना होगा? वो 0 डिग्री आएगा। एकदम क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब आपको ये समझना है कि मान लेते हैं कि कोई, अगर हम विद्युत फ्लक्स ले लेते हैं, मान लीजिए अगर हम ये लें कि भैया ये जो ds से है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ds से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स, अगर ds से लेंगे भैया, तो जो उसका सूत्र है phi इज इक्वल टू E इंटू ds, जानते हैं वेक्टर में रहेगा तो ds, वेक्टर हटा देंगे तो cos थीटा।
यही आपका सूत्र बनता है। अब आपको यहाँ से एक चीज़ देखना होता है कि अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिए तो आप एक चीज़ क्या देख सकते हैं कि प्लस क्यू के कारण, ध्यान से समझिएगा इस बात को, इसको लिखने से पूर्व आपको क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये हमने यही देखेंगे, अभी हम इसको लिखेंगे, परेशान मत होइएगा, इसको हम लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे पहले हम क्या देखेंगे कि प्लस क्यू के कारण, ध्यान से सुनिएगा, हम मानते हैं यहाँ पे कि प्लस क्यू के कारण, अगर यहाँ पे प्लस क्यू के कारण हम बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लें, ठीक, विद्युत क्षेत्र देख ले, तो वो क्या हो जाता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा कि भैया प्लस क्यू के कारण हमें लिखना पड़ेगा भैया प्लस क्यू के कारण पी पे, पी है ना भैया, हाँ पी पे, पी पर विद्युत क्षेत्र, तो भैया जो विद्युत क्षेत्र है उसे लिखना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा भैया, देखिए ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, जो कि क्या होगा ओपी के अनुदिश। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ओपी के अनुदिश। तो ये इस तरीके से हम जान लेंगे। अब यहीं पर अगर हम देखें तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भैया डीएस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो डीएस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो जब हम डीएस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स देखेंगे तो डीएस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, आप खुद ही सोचिए। अभी मैंने बताया ना कि क्या हो जाएगा, डी फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस कॉस थीटा। वो मैं बता रहा था इससे पहले आपको कि वहाँ पे अगर हम ई डी एस के ऊपर से वेक्टर को हटाएंगे तो यहाँ पे यही बचेगा। हम इस बात की विवेचना यहाँ पे अच्छे ढंग से कर रहे थे। इतना बात आपको समझ में आ ही गया होगा, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप देखिए तो हम देखते हैं कि ई का मान तो भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसको समीकरण 1 भी बना सकते थे, इसको समीकरण 2 भी कह सकते हैं हम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण 1 को समीकरण 2 में रखने पर, इस तरीके से रखने पर, तो ये रखने पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रखने पर, हाँ जी। तो ये हो जाएगा आपका डी फाई ई की जगह आपको यही मान रख देना है, तो आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, यही है। और आपका लास्ट में क्या है भैया, डी एस कॉस थीटा है, जानते ही हैं। तो कॉस 0 डिग्री था तो आप यहाँ पे कॉस थीटा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 0 डिग्री होगा वहाँ पे, हमको भी बताया, तो कॉस थीटा रख लीजिए, तो यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। अब 0 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, इससे लेना देना नहीं है अभी, ये आपको बस समझ लीजिए कि कॉस थीटा है बस। अब देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम इस क्यू को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डी फाई ई। ध्यान देते रहिएगा बातों पर, विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पे डी फाई ई बराबर, यहाँ पे देखिए 1/1 था, अब यहीं पे हम क्यू को शिफ्ट कर लेते हैं, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका हो जाएगा डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से जानना चाहें दोस्तों तो याद रखिएगा, ये टोटल आपका जो सूत्र बनता है वो डी ओमेगा का सूत्र हुए। तो इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं दोस्तों, डी ओमेगा, इसकी जगह पे हम रख सकते हैं डी ओमेगा। तो यहां से हो जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा, ये हो जाएगा। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे समाकलन अगर हम करेंगे डी फाई ई का अगर हम समाकलन करते हैं तो इधर भी समाकलन होगा, तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो आपका पूरा ऐसे ही निकल जाएगा। समाकलन होगा भैया डी ओमेगा का। अब डी ओमेगा का जब समाकलन होगा तो क्या बन के आएगा, ये जरूरी चीज थी। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यहीं पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है, देखते रहिए। तो जब हम यहाँ पे डी फाई को करेंगे तो यहाँ पे तो केवल फाई बचेगा। यहाँ पे क्यू है हमारा, क्यू रखेंगे भैया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से डी ओमेगा का जो समाकलन होता है वो 4 पाई होता है। कितना होता है, 4 पाई। तो 4 पाई यहाँ पर, जब हम देख रहे हैं भैया 4 पाई यहाँ पर, 4 पाई यहाँ पर, तो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास बचा फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। और यही तो था, यही तो है, यही तो था, यही तो है क्या भैया, गॉस का नियम, एकदम व्यवस्थित ढंग से, एकदम बेहतरीन ढंग से, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं, एकदम मस्त। यही एक तरीका था कूलाम के नियम से निकालने का। आया बात समझ में? तो दोस्तों वीडियो कैसी है ज़रूर बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।